नमस्कार दोस्तों। मैं ओम पांडे मंत्राज स्टडी सर्किल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं लेकर के चल रहा हूं आज पुनः इतिहास विषय की एनसीईआरटी के क्लास 6 के चैप्टर 3 की तरफ, जिसमें आरंभिक नगर की कहानी दी हुई है। आरंभिक नगर दोस्तों, पहला इसमें दे रखा है पुराने भवन का संरक्षण। इसमें दो बच्चे हैं, जसपाल और हरप्रीत। वो अपने घर के पास क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला देखो। वास्तुकला? क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। ये सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि लोग इस पुराने खंडहर से इतना लगाव क्यों हो सकता है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर दो शब्द दिए हैं। एक तो वास्तुकला दे रखी है, सुंदर नक्काशी, और लोगों को इससे, जबकि इन्होंने इसको खूबसूरत घर कहा है और बच्चे इसको क्या कहते थे? भुतहा घर। क्या कहते थे? भुतहा घर। तो ये लोग इसे खूबसूरत क्यों कहते हैं? लोगों को ऐसे खंडहरों से लगाव क्यों हो सकता है? क्योंकि जो भी भवन होते हैं उनकी एक अपनी कहानी होती है। क्या कहानी होती है? जैसे उसकी वास्तुकला। क्या होता है? उसकी वास्तुकला, उसकी नक्काशी, उसमें प्रयुक्त भवन निर्माण सामग्री, वो अद्वितीय होती है। सब अलग अलग होते हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या है। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में लगे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। कौन सा पुरा स्थल? हड़प्पा, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी किस्म की ईंटें मिलती हैं। ऐसा खंडहर जहाँ से अच्छी किस्म की ईंटें मिलती हैं, ये सोचकर उन्होंने खंडहर से हजारों ईंटें उखाड़ लीं, रेलवे लाइन बिछाई। इससे क्या हुआ कि जो वहाँ कई इमारतें बनी हुई थीं वह पूरी की पूरी नष्ट हो गईं। रेलवे लाइन कब बिछाई जा रही थी? भारत में पहली लाइन 1853 में रेल चली। कहाँ? मुंबई टू ठाणे। और ये पंजाब प्रांत में कराची टू लाहौर 1856 में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, जिसे बिछाने का काम ब्रंटन ब्रदर कर रहे थे। ब्रंटन ब्रदर, एक थे विलियम ब्रंटन, एक थे जॉन ब्रंटन। विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन, ये दोनों इसके बिछवाने का कार्य कर रहे थे। इसके बाद क्या हुआ? लगभग 80 साल बाद पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता चला। कब? 80 साल बाद, यानी 1921 ईस्वी में। तब पता चला कि ये खंडहर महाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में जो भी स्थल मिले हैं उनका नाम इसी के नाम पर हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों। प्रायः हम देखते हैं कि पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? ये इस पर आप अपना जो है कमेंट दीजिएगा। दोस्तों आगे देखते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में से कई दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। जो दो हिस्से बनाए गए थे उनमें एक पश्चिमी टीला होता था और एक पूर्वी हिस्सा। पश्चिमी हिस्सा जो होता था वो ऊंचाई पर बना हुआ होता था और छोटा होता था। कैसा होता था? छोटा होता था। लेकिन जो पूर्वी हिस्सा होता था वो निचले इलाके में था और बड़ा था। ऊंचाई वाले भाग को, जो पूर्वी टीला था, उसको दुर्गनगर कहा गया है, और निचले हिस्से को, यानी पूर्वी हिस्से को, निचला नगर कहा गया है। दोनों हिस्सों की दीवारें, जो चार दीवारियां थी, बाउंड्री वाल, वो पकी हुई ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी हुई थीं
कि हजारों साल बाद भी उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवारों को बनाने के लिए ईंट की चिनाई में इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत बनती थीं। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गईं, जैसे मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया जिसको क्या कहा गया, स्नानागार। जिसे क्या कहा गया, स्नानागार कहा गया, महान स्नानागार। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। पानी के रिसाव को रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। नोट करते जाइए दोस्तों, यहाँ पर पानी की रिसाव रोकने के लिए चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थीं और इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। क्या दोस्तों, उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, जिन्हें हम आजकल के चेंजिंग रूम कह सकते हैं। उसमें पानी भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था। दोस्तों, इसमें पानी जो है कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। जो पानी होता था यूज के बाद इसको खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट अवसरों पर ही स्नान किया जाता होगा। कालीबंगा और लोथल जैसे नगर जो हैं इसमें अग्निकुंड मिले हैं। नोट करते जाइए दोस्तों, कालीबंगा और लोथल जैसे स्थानों पर क्या मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं। संभवतः यहाँ यज्ञ किया जाता होगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल, इनसे बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं जिनको अन्नागार कहा गया। इन्हें क्या कहा गया, अन्नागार कहा गया था। ऐसे भंडार गृह मिले हैं। देखते हैं दोस्तों, ये मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है। इसमें देखते हैं दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इसके चारों तरफ चेंज रूम बने हुए थे। एक मैप दिया गया है, इसमें आरंभिक नगर के बारे में बताया गया है। इसमें एक नदियों का क्रम दे रखा है, झेलम, चिनाव, रावी, ये जो है सतलज है और ये सिंधु नदी है। यहीं रावी नदी के तट पर ये हड़प्पा है। फिर यहाँ इराकी गढ़ी है, कालीबंगा है, गवेरीवाल है, मोहनजोदड़ो है, सुतकाको है, चन्हूदड़ो है, धौलावीरा है, सुरकोटला है, लोथल है। ये स्थल दिए हुए हैं, अरब सागर की तरफ हैं। इनको देखिए और आज के स्थलों से मैच करिए कि ये कहाँ पर हैं, कौन भारत में है, कौन पाकिस्तान में है। ये देखिए और इसको मैच करिए दोस्तों। ये महान स्नानागार है जिसके बारे में हम बता चुके हैं। भवन, नाले और सड़कें। भवन, नाले और सड़कें यहाँ की जो सबसे अच्छी विशेषता है, जो आश्चर्य जिसे कहा जाता है, वो है ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेन सिस्टम, जो नाली व्यवस्था है, वो विश्व का आश्चर्य है सब। और ये जो स्नानागार है ये भी एक आश्चर्य है। यहाँ जल निकास व्यवस्था बहुत अच्छी है। दोस्तों, इन नगरों में घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। बीच में आंगन होता था और चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में स्नानागार होता था, स्नान घर, और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। जो कई नगरों से जो नालियाँ मिली हैं वो ढकी हुई मिली हैं। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। उस समय के लोग वैज्ञानिक रहे होंगे। आज भी इतनी अच्छी ड्रेनेज सिस्टम जो है हम लोग डेवलप नहीं कर पाए हैं। अक्सर घरों की नालियों को सड़क के किनारे की नालियों में जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थीं। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मैन होल बनाए गए थे, जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सकती थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से हुआ था। ये प्लान्ड सिटी थी। आगे देखते हैं नगरीय जीवन। कैसा था जीवन यहाँ का? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यहाँ के शासक थे। ये भी संभव है कि ये लोग शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों और सोने चांदी के बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। यहाँ क्या लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं, क्योंकि बची वही चीज़ें हैं
जो स्ट्रांग थी, मजबूत थी, और जो कमज़ोर थी वो गल गईं। इसके अलावा शिल्पकार स्त्री पुरुष भी नगरों में रहते होंगे, जो अपने घरों या किसी स्थल पर उद्योग वगैरह करते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से वस्तुएं अपने साथ में लाते थे, और वस्तुओं के साथ लाते थे बहुत खूबसूरत कहानियाँ, किस्से, बहुत खूबसूरत किस्से कहानियाँ भी साथ में लाते थे। मिट्टी के खिलौने लाते थे जिनसे बच्चे खेलते थे। ये दोस्तों कुछ चित्र दिए हैं एनसीईआरटी ने। देखिए ड्रेनेज का, ये मैन होल बना हुआ है, कुआं है, ये कुआं है। ये एक मोहर दे रखी है, ये टेराकोटा के खिलौने दे रखे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, नगर और नए शिल्प। ऐसी चीज़ों का अध्ययन करते हैं जो हड़प्पा नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें अधिकतर कैसी हैं? पत्थर की हैं। शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनी हुई हैं। कांसे से औजार बने, हथियार और गहने बनाए जाते थे, बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ जो सबसे आकर्षक वस्तुएं मिली हैं वो थी मनके और बाँट। मनके, बाँट और फलक, ये सबसे आकर्षक वस्तुएं। देखो ये जो बना हुआ है ये बाँट है। कैसा है? पत्थर का बाँट है। इनको शायद चर्ट पत्थर से बनाया गया होगा। ये देखिए, ये जो चित्र बनाया गया ये लड़ियों वाला माला है, और ये फलक है जिनसे कोई चीज़ काटे वगैरह जाती होगी। जी, कढ़ाई जैसी की गई है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे और इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र बनाते थे या मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। दोस्तों ये एक मूर्ति जो है मिली हुई है, ये पुजारी की मूर्ति बताई जाती है। इसके ऊपर ये एक साल जैसी ओढ़े, खंडित मूर्ति है, साल ओढ़े हुए है। ऐसा लगता है कि ये कपड़ा जो है सूती है और इस पर ये तिपतिया डिजाइन बनाई गई है। आगे देखते हैं, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। नोट कर लीजिए दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फयंस की बनी तकलियाँ सूत कताई के लिए प्रयोग होती थीं, जिससे ऐसा अनुमान लगता है कि यहाँ के लोग सूत काटते होंगे। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया है। किसने किया है? स्पेशलिस्ट्स ने किया है, विशेषज्ञों ने किया है। विशेषज्ञ किसे कहते हैं? विशेषज्ञ की इसमें परिभाषा दे रखी है दोस्तों, देखिए, सॉरी, इसमें विशेषज्ञ की परिभाषा दे रखी है। क्या विशेष परिभाषा दे रखी है? विशेषज्ञ किसे कहते हैं? विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। जो लोग कोई स्पेशल काम करते हैं उनको विशेषज्ञ कहा जाता है। ये मूर्ति जो अभी हमने देखी, इसका चेहरा कैसा आकर्षक है, दाढ़ी कितनी अच्छी तरह सेट है। दोबारा देख लेते हैं दोस्तों, ये जो चित्र बना है देखो कितना आकर्षक चित्र है, दाढ़ी कितनी अच्छे से सेट की हुई है। ये मूर्ति जिसने बनाई होगी वो कैसा व्यक्ति रहा होगा? विशेषज्ञ मूर्तिकार रहा होगा। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें ये पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे काम करते थे या फिर केवल महिलाएं करती थीं या दोनों लोग इस तरह के काम करते थे। अभी दोस्तों हमने एक वर्ड कहा था फेंस। ये फेंस क्या है? पत्थर और शंख जैसे प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर और शंख जो हैं ये प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेंस जो है इनको सिंथेटिक रूप से तैयार किया जाता है। जैसे बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं, चिकनी परत चढ़ाई जाती है और उनको कलर किया जाता है। इसके जो मन के चूड़ियाँ, छोटे बर्तन इत्यादि बनाए जाते होंगे। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल किसे कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर कच्चा माल किसे कहते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत परिभाषा लिखी है। उन पदार्थों को कहा जाता है जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी, धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, फिर भी उनसे कई चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए कपास को कच्चा माल कहते हैं। उसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर भी दूर दूर से आयात करते थे, लाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः राजस्थान से करते थे। इसमें ये बताया गया कहाँ से किसका आयात होता था। तांबा कहाँ से आता था? राजस्थान से, राजस्थान खेतड़ी से।
और पश्चिमी एशिया के ओमान से भी तांबा आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबा और टिन एक साथ मिलाई जाती थी। और टिन कहाँ से आती थी? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। टिन कहाँ से आती थी? आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से आती थी। सोने का आयात जो है आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर जो है गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। ये एक चित्र बना हुआ है, ये देखिए कितना अच्छा चित्र बना हुआ है। ये बैलगाड़ी टाइप का है, गाड़ी टाइप के जिसमें पहिए लगे हुए हैं। इससे पता चलता है कि अब लोगों ने पहिए का आविष्कार कर लिया था। ये तो खिलौना है, लेकिन यातायात के लिए इस तरह की गाड़ियों का लोग प्रयोग करते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, क्या खाते थे नगर के लोग? देखते हैं दोस्तों, नगर के अलावा लोग गांव में भी रहते थे। ऐसा नहीं सिर्फ नगर ही थे, नगर थे और गांव भी। नगर में उद्योग धंधे होते थे और ग्रामीण लोग क्या करते थे? खेती करते थे। ग्रामीण लोग अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे, तो वो क्या हो गए? कृषक और चरवाहे। और शहर में रहने वाले शासक, लेखक, दस्तकार इत्यादि होते थे। ये जो चरवाहे और कृषक थे, ये इन शहर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए लोग हल का प्रयोग करते थे, जो एक नया प्रयोग था। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि ये लकड़ी के वगैरह के बनाते होंगे जो नष्ट हो गए। लेकिन यहाँ पर हल्के खिलौने जरूर मिले, हल्के आकार के खिलौने मिले हैं। बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग प्रयोग करते होंगे। सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। इसके लिए वो पानी का स्टोर करते होंगे और ज़रूरत पड़ने पर उससे सिंचाई की जाती होगी। यहाँ के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियाँ इत्यादि पालते थे। बस्ती के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, जिससे कि वो अपने जानवरों को, मवेशियों को पानी वगैरह पिलाते थे। फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। दोस्तों, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थल मिले हुए हैं। सबसे ज़्यादा अगर स्थल कहीं से मिले हैं भारत में तो वो गुजरात से मिले हैं। यहाँ का एक स्थल है धौलावीरा। यहाँ का स्थल है जिसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा का सूक्ष्म निरीक्षण दिया हुआ है। ये कच्छ के इलाके में है, खादिर बेट के किनारे है। यहाँ साफ पानी मिलता था और जो ज़मीन थी वो उपजाऊ थी। अधिकतम नगर मैंने बताया 2 भागों में बटे थे, पूर्वी और पश्चिमी टीला। लेकिन यहाँ 3 भागों में बटे हुए थे, एक मध्य में भी था। यहाँ का नगर जो था धौलावीरा का 3 भागों में बटा हुआ था। और यहाँ प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें इनकी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। वो हम पढ़ नहीं पाए हैं, शायद लिखा हो वेलकम, जो भी लिखा हो, हम लोग इसको पढ़ नहीं पाए क्या लिखा है। लेकिन यहाँ पर एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ मिला है। देखते हैं दोस्तों, धौलावीरा नगर जो है 3 भागों में बटा हुआ था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थीं। अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे और एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते होंगे। यहाँ मिले कुछ हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है और इन अभिलेखों को लकड़ी में जड़ा गया था। ये एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि पत्थर पर लिखा गया है और उसको लकड़ी में जड़ा गया है। क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा में मोहर जैसे मिले हैं, लेकिन यहाँ साइन बोर्ड टाइप का मिला है। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती नदी, उस नदी के किनारे एक शहर बसा है लोथल, जहाँ कीमती पत्थर, कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। ये पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण था। दूसरा स्थल कौन सा बताया? लोथल। पहले मैंने बताया था धौलावीरा, ये लोथल बताया है। यहाँ पत्थर, शंख और धातु से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ एक स्टोर रूम मिला है। यहाँ से कई मुद्रांकन या मोहरबंदी इन गीली मिट्टी पर उसको बनाया गया है। दोस्तों, ये एक चित्र बना हुआ है। ये लोथल जो है एक डॉकयार्ड था। लोथल क्या था? एक बंदरगाह था और ये उस बंदरगाह का चित्र है। एक तालाब टाइप का बना हुआ है। ऐसा डॉकयार्ड है जहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। यहाँ पर एक पत्थर की इमारत मिली है। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ समता मन के बनाने का काम होता है।
ऐसा क्यों अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ बनके बनाने का काम होता होगा, यानी ये कारखाना है। क्या है? कारखाना है। ऐसा क्यों कहते कारखाना है? क्योंकि यहाँ आधुनिक मनके मिले हैं और मनके बनाने के उपकरण भी मिले हुए हैं। दोस्तों, ये मुद्रांकन या मुहरबंदी क्या होती थी? मोहर क्या है, मुद्रांकन क्या है और मुहरबंदी क्या है? मोहरों का प्रयोग सामान से भरे डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। आज भी लोग सील लगाते हैं, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उस पर मोहर लगा दी जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर ये छाप टूटी हुई नहीं होती है तो पता चलता है कि ओरिजिनल है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसका प्रयोग आज भी होता है। सभ्यता के अंत का रहस्य, सभ्यता का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में भी एनसीईआरटी ने लिखा है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक क्या हुआ, लोगों इन नगरों को छोड़ने लगे। अचानक लोग इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, और जब कचरे के ढेर बने कि जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, और जब महल मकान नष्ट हो गए तो सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ? ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं है। कुछ विद्वानों का कहना है कि यहाँ की नदियाँ सूख गईं। अन्य लोगों का कहना है जंगलों का विनाश हो गया। क्यों हो गया? नदियाँ क्यों सूख गईं? क्योंकि बारिश कम हुई होगी। बारिश कम क्यों हुई होगी? क्योंकि यहाँ लोगों ने पेड़ काट लिए। पेड़ क्यों काट लिए? क्योंकि पक्की ईंटें बनाते थे। पक्की ईंटें बनाते थे। पक्की ईंटें बनाने के लिए, ये उनको पकाने के लिए पेड़ों को काटते होंगे और उस ईंधन से ईंटों को पकाते होंगे, जिसके लिए बहुत अधिक मात्रा में ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। तो लोगों ने बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ काटे। मवेशियों को चराने के लिए चारे की आवश्यकता थी, तो उन्होंने घास के मैदान समाप्त कर दिए चरा चरा के। कुछ इलाकों में क्या हुआ होगा, बाढ़ आ गई होगी। लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि सभी नगरों का अंत एक साथ कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गईं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। छठी शताब्दी ईसा पूर्व जब हम महाजनपद काल पढ़ेंगे तब द्वितीय नगरीय क्रांति आएगी। ये हमने जो पढ़ा है ये प्रथम नगरीय क्रांति थी। अन्यत्र में दे रखा है विश्व में ऐसा और कहाँ था, तो यहाँ पर नील नदी घाटी है। यहाँ पर मिस्र का अधिक अंशभाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी, हीरे जवाहर लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिनको क्या कहते हैं, पिरामिड कहते हैं। राजाओं के मरने के बाद उन्हें इन्हीं पिरामिडों में दफना दिया जाता, सुरक्षित रखा जाता था। और शवों के सुरक्षित रखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता था, मम्मी। इनके साथ बहुत सारी चीज़ें खान पान की दफनाई जाती थीं, जैसे इनके पेयजल, वस्त्र, गहने, बर्तन बजाने वाले वाद्य यंत्र, हथियार, जानवर। कभी कभी उनके सेवक और सेविकाओं को भी सबके साथ दफना दिया जाता होगा। दुनिया के इतिहास में सबों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता होगा। दोस्तों, ये रहा हमारा चैप्टर। आप लगातार देखते रहिए। हम एनसीईआरटी को पूरा समाप्त करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, 6 से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी। दोस्तों, ये एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा, कर लीजिएगा, चैप्टर को पढ़िए। और आपको ये हमारा लेक्चर कैसा लगा, अपना विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।